अवेश और अरसलान आप लोग अनम्यूट कर लें। ताज आप म्यूट कर लें अपने आप को। हाँ जी ठीक है। जी अवेश और अरसलान आप लोग अनम्यूट कर लें। इकरा भी अगर करना चाहें तो आप तीनों अपना शेयर कर लें जो आप लोगों ने केस किया था। A to Z कैसे हैंडल किया आपने, क्या क्या इश्यूज थे इसमें। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, जी सबसे पहला वालेकुम। जो मेरे पास केस आया था वो इनऑथेंटिक प्रोडक्ट कंप्लेंट्स का था और अकाउंट तकरीबन दिसंबर 2019 में सस्पेंडेड था और काफ़ी ज़्यादा अपील्स की हुई थी क्लाइंट ने, या उसने कोई सर्विसेज हायर की होंगी उन्होंने। तो अक्टूबर 2020 से अमेज़न का लास्ट रिप्लाई आया था और उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं आया था और उसके बाद तकरीबन कोई 6 एक अपील्स उन्होंने जमा करवाई हुई थी कि जिनका रिस्पॉन्स नहीं आया था, और लेकिन सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंट का बटन अभी भी शो हो रहा था। जबकि कुछ केसेस ऐसे हैं जब आप अननेसेसरीली बहुत सारी अपील्स करते हैं तो वो बटन डिसअपियर हो जाता है और वो फिर मुश्किल होता है, आप अपील भी नहीं कर सकते। एटलीस्ट वो बटन शो हो रहा था। बट कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनमें सिर्फ एक मार्केट प्लेस सस्पेंड होती है। इसमें तीनों मार्केट प्लेस बाय द टाइम सस्पेंड हुई थी, यानी दिसंबर 2019 में यूएस मार्केट प्लेस सस्पेंड हुई। उसके बाद एग्जैक्टली मुझे डेट नहीं याद, बट कनाडा मार्केट प्लेस और जो मैक्सिकन मार्केट प्लेस है वो भी लेटर ऑन सस्पेंड हो गई थी। तो कंप्लीटली अकाउंट सस्पेंडेड था और उसमें फिर टोटल 3 एसेंस थे जिनमें ऑथेंटिसिटी कंप्लेंट का इशू था। तो सबसे पहले मैंने जो अपील की थी वो 11 जनवरी 2021 को सबसे पहले मैंने अपील की और मैंने एक जेनेरिक हम्म। टेम्पलेट, कोई मैंने रूट कॉज आइडेंटिफाई नहीं किया, एक जेनेरिक टेम्पलेट चला के देखा था क्या ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं आया था। फिर मैंने डिफरेंट मार्केट प्लेस से अमेज़न को रीच करने की कोशिश की। जैसे ही मैंने कनाडा मार्केट प्लेस में अपील डाली तो वहाँ से मेरे ख्याल में विद इन 24 आवर्स उनका रिस्पॉन्स आया। तो मुझे यहाँ से आइडिया हुआ कि मैं इन मार्केट प्लेस से अमेज़न को पिंच कर सकता हूँ। माइट भी उनका जो सिस्टम है वो ट्रिगर हो और वो यूएस मार्केट प्लेस को भी, उनकी अपील्स को भी वो दोबारा से रीड करना शुरू करें। फिर मैंने मैक्सिकन मार्केट प्लेस में भी एक अपील डाली, उसका भी रिस्पॉन्ड उन्होंने विद इन 4-5 आवर्स उन्होंने कर दिया। लेकिन वो यही कह रहे थे कि हमें इनवॉइसेस चाहिए, इनवॉइसेस चाहिए। वो बार बार एक ही मैसेज रिपीट होता था, इनवॉइसेस और बाकी हमारे पास ऑथेंटिसिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, हमें वो सबमिट करवाएं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक ऑटोमेटेड किस्म का रिप्लाई है, क्योंकि ह्यूमन अगर करें तो कुछ कुछ ना कुछ फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको इनके मुताबिक अपील लिखनी चाहिए। फिर मैंने दूसरी अपील भी की सबमिट, उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया यूएस मार्केट प्लेस में, बट कनाडा मार्केट प्लेस और मैक्सिकन में अगेन रिप्लाईज आ रहे थे, बट वही ऑटोमेटेड एक रिप्लाई आता था कि हमें इनवॉइसेस चाहिए। उसके बाद मैंने थोड़ी सी रिसर्च की उस अकाउंट के ऊपर। मैंने देखा कि ये जो 3 एसन है, क्लाइंट ने उसकी कोई भी सेल नहीं की हुई थी और 2 सस्पेंशन ईमेल्स होती हैं बेसिकली हर अकाउंट में। एक होती है टेम्परेरी डीएक्टिवेशन की और एक होती है उसमें कोई मेंशन नहीं होता कि परमानेंटली डीएक्टिवेशन है, लेकिन हम उसको परमानेंट डीएक्टिवेशन ही कहते हैं। तो एक टेम्परेरी वाली थी, एक परमानेंट वाली थी। अब दोनों के आगे अपील का बटन शो होता है। तो जो टेम्परेरी वाली थी उसको मैंने देखा नहीं था, चूंकि हम मोस्ट जो रीसेंट अपील का बटन होता है हम उसके मुताबिक ही पूरे अकाउंट की एज ए होल अपील करते हैं। अब जब मैंने प्रीवियस अपील देखी उसकी जिसमें टेम्परेरी डीएक्टिवेशन के नाम से लिखा हुआ था, तो उसमें 3 पॉलिसीज मेंशन थी। एक पॉलिसी थी कि कैटेगरीज रिक्वायरिंग अप्रूवल, एक थी लिस्टिंग रिस्ट्रिक्शन के वाले से, कैटेगरी रिस्ट्रिक्शन के वाले से और प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्शन के वाले से, और तीसरी जनरल अमेज़न की पॉलिसीज और एग्रीमेंट का एक लिंक दिया हुआ था। लेकिन जो परमानेंट सस्पेंशन वाली ईमेल थी, यानी जो रीसेंट वाली थी, दिसंबर 2019, 21 दिसंबर 2019 की बात है, उसके अंदर डिफरेंट पॉलिसीज मेंशन थी। उसमें एंटी काउंटरफेट मेंशन था। उसके अलावा जो 2 जनरल पॉलिसीज अमेज़न की होती हैं, जनरल बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट, इस तरह से रिलेटेड। तो मुझे यहाँ से एक आइडिया हुआ कि ये वो केस हो सकता है जिसमें इस क्लाइंट ने कुछ ऐसे पर्टिकुलर एसेंस लिस्ट किए जो रिस्ट्रिक्टेड थे और उसकी वजह से अकाउंट उसका सस्पेंड हुआ। हालांकि जो रीसेंट अपील थी उसके अंदर एंटी काउंटरफेट मेंशन था, और ये तब पॉलिसी आती है जब आपने कुछ सेल्स की हो। तो मैंने पुराने वाले जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक उस चीज को टारगेट किया कि ये रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट हो सकता है। फिर मैंने उसके ऊपर रिसर्च की, मैंने अमेज़न की जो पॉलिसीज हैं रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट के वाले से उनको स्टडी किया।
तो मुझे 3 जो एसेंस थे उनमें से 2 एसेंस ऐसे मिले जो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में आते थे। एक एसेंस होम एंड किचन के केमिकल से रिलेटेड, डिटर्जेंट से रिलेटेड, सोप से रिलेटेड आता था, वो भी रिस्ट्रिक्टेड है। उसके लिए अमेज़न ने मेंशन किया हुआ था हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए और दूसरा आपके पास पिक्चर होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए और उसको प्री अप्रूवल करवाने के लिए लिस्ट करने से पहले। दूसरा जो एसन था वो गेमिंग कैटेगरी था। इसके ऊपर थोड़ी-सी मुझे ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी। उसकी वजह ये थी, गेमिंग और टॉयज़ की जो Q4 के अंदर एक पॉलिसी है, उसमें ये है कि अगर आप Q4 के अंदर एफडीएम करना चाह रहे हैं, सेलर फुलफिलमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपको एक सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है गेमिंग कैटेगरी को लिस्ट करने के लिए। उसमें ये मेंशन था कि आप इस सितंबर के अंदर, चूंकि ये जो Q4 का हॉलीडे सीजन होता है ये नवंबर से जनवरी तक होता है, तो उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि सितंबर में 25th, ये हर साल चेंज होती है, ये डेट्स मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन जो 2019 की बात कर रहा हूँ, ये वो वाली पॉलिसी उन्होंने मेंशन की थी कि आपकी कुछ सेल्स हिस्ट्री होनी चाहिए एफडीएम में। वो 25 यूनिट्स आई गेस थे कि एफडीएम आपने 25 यूनिट्स एटलीस्ट किए हों Q4 में गेमिंग या टॉयज से रिलेटेड प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए, अगर आप एफडीएम करना चाह रहे हैं। उन्होंने ये मेंशन किया था कि अगर आप एफडीए कर रहे हैं तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपका जो लेट शिपमेंट रेट है अगस्त से सितंबर के दरमियान, वो भी उस क्राइटेरिया से नीचे होना चाहिए जो अमेज़न ने लिमिट रखी हुई है। इसके अलावा आपका ओडीआर भी 1% से अबव ना हो उस टाइम लिमिट में, और कुछ और क्राइटेरिया था जिसको फुलफिल करना ज़रूरी था उस गेमिंग कैटेगरी के प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए। तो मैंने वही टारगेट किया। मैंने अमेज़न को बताया कि ये चूँकि गेमिंग रिलेटेड प्रोडक्ट था और हमने इसको प्री अप्रूवल से पहले लिस्ट किया था, और ये जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया हमने इसको फुलफिल नहीं किया था, इस वजह से अमेज़न ने हमसे इनवॉइसेस मांगी। अब वो जो गेमिंग रिलेटेड प्रोडक्ट था उसके लिए डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स थे, इनवॉइस के अलावा कुछ और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स थे उसका अप्रूवल करवाने के लिए। जो तीसरा एसन था वो लॉन एंड गार्डन से रिलेटेड था, लेकिन वो मैंने थॉरली चेक किया, वो किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में नहीं आ रहा था। तो मैंने मेंशन किया कि ये आपने गलती से कंसर्न एसन में रख दिया है, इसका रिस्ट्रिक्शन से, रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट से, उस कैटेगरी से कोई ताल्लुक नहीं है, इसके लिए कोई अप्रूवल नहीं चाहिए होता। तो ये अपील मैंने बेसिकली, ये मेरी तीसरी अपील थी उस अकाउंट के अंदर, और ये 28 या 29 दिसंबर 2021 को मैंने ये अपील की थी। उसके बाद यही सेम अपील मैंने दोबारा से 31 जनवरी 2021 को की, और मैंने ये मेंशन किया अमेज़न को कि आप ऐसा करें, आप मेरी तमाम जो पुरानी अपील्स हैं उनको डिस्कार्ड कर दें और इस अपील को मेरी फाइनल अपील कंसिडर करें, और इसमें जो चीज़ है उनको ही आप मेरे प्लान ऑफ एक्शन का जो पार्ट है वो समझें। तो 31 जनवरी 2021 को अपील की थी मैंने, और 2 फरवरी 2021 को अकाउंट रीइंस्टेट हो गया था। तो ये बेसिकली इनवॉइसेस के बगैर, और मैंने सिर्फ पॉलिसीज को मेंशन किया था। तो यहाँ से मुझे ये आइडिया भी हुआ था कि अगर आपको अमेज़न की पॉलिसीज का आइडिया है और अगर आपने सेल्स नहीं की, तो लाजमी सबसे पहले रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट की कैटेगरीज को चेक करें, और मोस्ट प्रोबेबली आपका प्रोडक्ट अगर रिस्ट्रिक्टेड में है तो आपको इनवॉइस जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली इन सस्पेंशन के अंदर उनका एक ही ऑटोमेटेड रिप्लाई आता है। आप जितना मर्जी अच्छा प्लान ऑफ एक्शन लिख लें, आप जितना मर्जी रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, बट उस चैनल को डाइवर्ट करना वो थोड़ा मुश्किल होता है, इनवॉइसेस वाले चैनल को। तो ये एक मुश्किल केस था। इसके अलावा एक और इनऑथेंटिक प्रोडक्ट कंप्लेंट्स का केस था जो कि अमेज़न यूएई मार्केट प्लेस में था। अकाउंट सस्पेंड हुआ था दिसंबर 2020 के अंदर। 29 दिसंबर को अकाउंट सस्पेंड हुआ था, और उस बंदे ने एक अपील पहले से जाया कर दी थी, और वो मेरे पास आया था 5-6 को जनवरी 2021 को। तो उस प्रोडक्ट के उस केस के अंदर अभी अकाउंट टेम्परेरीली डीएक्टिवेट था, चूंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, और एक ही अभी उसने अपील जाया की थी। अब उसमें सेल्स थी, उन्होंने तीनों एसेंस की, मोस्टली ऐसा होता है अमेज़न या तो 2 एसेंस डालता है या 3 एसेंस डालता है, और उनमें से एक आधा एक एसेंस इखलाकन उसने रखा होता है। उसका किसी भी तरह की इनऑथेंटिसिटी से हो सकता है हो, लेकिन मोस्टली नहीं होता। तो ऐसा था कि इसमें 3 एसेंस और पॉलिसीज जो मेंशन थी वो यही थी, एंटी काउंटरफेयर था, और सेल्स भी तीनों की हुई हुई थी। अब मैंने सबसे पहले तो सेल्स ही चेक की उस अकाउंट के अंदर कि इसमें से कितनी सेल हुई है, तो हर एसन की कुछ ना कुछ सेल्स थी।
तो फिर मैंने बायर के मैसेजेस देखे, मैंने फीडबैक्स देखे कि क्या कहीं पे किसी बायर ने प्रोडक्ट की डैमेज कंडीशन के वाले से या प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी के वाले से कुछ मेंशन तो नहीं किया। तो मुझे बायर्स के मैसेजेस में एक एसन के बारे में कुछ डिटेल्स मिली, जिसमें उसने कहा था कि ये जो पर्टिकुलर एक्सेसरी है ये काम नहीं कर रही, इसके अंदर कोई मसला है। तो तीनों जो एसेंस थे वो एयरपोर्ट्स के थे, और उनमें से 2 एसन लिनोवो के थे और एक एसन इसने खुद ही अपनी लिस्ट बनाई थी। 2 एसेंस पे इसने मीटू किया था और एक एसन इसने खुद अपनी लिस्टिंग क्रिएट की थी अपना यूपीसी बाय करके। अब बेसिकली जो लिनोवो वाले एसेंस थे, अब इसके पास इनवॉइसेस किसी की भी नहीं थी, और अमेजोन ने अगेन जो दूसरी रिजेक्शन के बाद ईमेल इसको भेजी थी उसके अंदर इनवॉइसेस ही मेंशन की थी कि आप हमें इनवॉइसेस जमा करवाएं। तो ये बंदा दुबई के अंदर डेरा मार्केट है, एक बहुत बड़ी मार्केट है मोबाइल्स की, वहां से ये चीजें खरीदता था और बेचता था। तो मैंने इसे पूछा, मैंने कहा आपके पास कोई प्रोडक्ट की इमेजेस हैं? तो इसने कहा मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। मैंने कहा आप ऐसा करें, आप इस मार्केट में जाएं, आप कुछ प्रोडक्ट खरीदें जो आप बेच रहे थे और मुझे उसकी पिक्चर सेंड कर दें। तो अब ये पिक्चर्स वाला आइडिया मेरे ज़हन में तब आया था जब मैं रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट वाला केस सोल्व कर रहा था। तो वहां पे भी अमेजोन ने लिखा हुआ था अगर आपने अप्रूवल करवाना है तो आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए और आपके पास पिक्चर होनी चाहिए, और ये मेंशन था कि उस पिक्चर के अंदर बॉक्स के उस सेक्शन की पिक्चर होनी चाहिए जहां पर मैन्युफैक्चरर्स की डिटेल होती है। तो हर प्रोडक्ट के अंदर बॉक्स का जो बैक साइड होती है वहां पे आप देखेंगे मैन्युफैक्चरर्स की कुछ ना कुछ डिटेल्स मेंशन होती हैं, और दैट इज अ साइन ऑफ प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कि ये प्रोडक्ट उसी ब्रांड से ओरिजिनेट हो रहा है। तो मैंने ये आइडिया लिया कि प्रोडक्ट की पिक्चर्स से भी आप प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को प्रूव कर सकते हैं। अब वो जो 2 एसेंस थे चूंकि वो लेनोवो के थे, और बाय चांस अब मुझे नहीं पता कि ये बंदा लिनोवो के ही एयरपोर्ट्स बेचता था लेकिन उनकी कंप्लेंट्स नहीं आई हुई थी, तो इसको मैंने कहा आप लिनोवो के ही वो 2 प्रोडक्ट्स खरीदें दोनों एयरपोर्ट्स और उसकी पिक्चर्स मुझे मुझे सेंड कर दें। अब इसने पिक्चर सेंड की। जो तीसरा एसन था हमारे पास, वो चूंकि एक जेनेरिक प्रोडक्ट था, इसने खुद लिस्टिंग बनाई थी और किसी ब्रांड से ताल्लुक नहीं रख रहा था। मैंने इसको कहा, मैंने कहा आप उस प्रोडक्ट की भी इमेजेस मुझे भेजें ताकि मैं अमेजोन को बता सकूं कि ये प्रोडक्ट एक पायरेटेड वर्जन था, एक फैब्रिकेटेड था, और मैंने इसको लिस्ट किया और मैंने एंटी काउंटरफिट पॉलिसी के इस सेक्शन की वायलेशन की। तो जब मेरे पास सारी इमेजेस आ गई, मेरे पास सारा डाटा आ गया, और बाय चांस ये डेरा मार्केट प्लेस में जिस जगह से उसने वो पायरेटेड वाला पर्टिकुलरली जिसके बारे में कंप्लेंट्स भी थी, वो एयरपोर्ट जब खरीदा था तो इसको एक रसीद मिली थी। आमतौर पे वो रसीद हमें जब हम किसी परचून की दुकान पे जाते हैं तो वो एक ब्लू कलर के बैकग्राउंड के साथ एक रसीद होती है, तो उस तरह की रसीद थी। तो उसके अंदर कोई मेंशन भी नहीं था कि ये एयरपोर्ट है या क्या है। वो कुछ 400 कुछ डॉलर्स की वो चीज थी, और वो एक रसीद थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था इनवॉइस लिखा था एटलीस्ट। तो कोई खास डिटेल्स नहीं थी। अब मेरे पास सिर्फ एक ये डॉक्यूमेंट था जो पायरेटेड वाले एसेंस का था, और बाकी ओवरऑल सबकी इमेजेस थी। अब मैंने जो शुरू की अपील, मैंने अमेजोन को बताया कि ये जो 2 एसेंस थे जिन पे मैंने मी टू किया था, ये लिनोवो ब्रांड के एयरपोर्ट्स थे, और मैं डेरा मार्केट प्लेस में लिनोवो के ऑफिशियल जो स्टोर है वहां से ये खरीदता था और फिर मैं कस्टमर्स को सेंड करता था, और मुझे इनकी कोई भी अथेंटिसिटी की कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई, कभी कोई फीडबैक नहीं आया, और ये प्रोडक्ट 100% जेन्युइन है। फिर मैंने उनके बॉक्सेस की और जो प्रोडक्ट इंटरनली जैसे दिखता है उसके एयरपोर्ट्स के ऊपर भी लिनोवा का जो टैग है वो लगा हुआ था, तो वो भी एक साइन था कि प्रोडक्ट अथेंटिक है। तो मैंने कहा ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर टैग भी लगा हुआ है, और जो बॉक्स है वो भी एग्जैक्टली वही डिस्क्रिप्शन शो कर रहा है जो कि लिस्टिंग के टाइटल में है। तो बाय चांस उस बॉक्स की बैक साइड पे जो बैटरी थी उसकी वो 3000 mAh थी। मैंने बताया कि आप देख सकते हैं कि लिस्टिंग के अंदर भी 3000 mAh है, और इसके बॉक्स की बैक साइड पे जो स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है एयरपोर्ट की वो भी 3000 mAh है। तो एक साइन है कि प्रोडक्ट अथेंटिक है। तो 2 एसेस को तो मैंने इस तरह से टैकल कर लिया। जो तीसरा एसन था, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया कि ये प्रोडक्ट मैं किसी ब्रांड की लिस्टिंग पे मीटू नहीं किया था, मैंने अपनी ही लिस्टिंग बनाई थी, और जेनेरिक मैंने टाइटल रखा था। मैंने ये कहीं कहीं मेंशन नहीं किया था कि ये इस पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट है। तो जेनेरिक प्रोडक्ट था, और मैं डेरा मार्केट प्लेस से ये एयरपोर्ट खरीदता था, और फिर मैंने वो उस एयरपोर्ट की पिक्चर दिखाई, और उस एयरपोर्ट के ऊपर कहीं भी कोई टैग नहीं लगा हुआ था, बिल्कुल ब्लैंक। आमतौर पे हमारी मार्केट्स में जब आप जाते हैं तो वहां पे भी एक जेनेरिक प्रोडक्ट होता है जिसके ऊपर कोई टैग नहीं होता।
तो ये उसी तरह का एक प्रोडक्ट था, उसकी भी मैंने 360 जो डिग्रीज की पिक्चर्स थी वो वहां पे लगा दी। मैंने कहा कि मैंने मार्केट में इस पर्टिकुलर स्टोर से ये चीज खरीदी थी और ये इसकी इनवॉइस है। तो फिर मैंने इस तरह से अपनी अपील को खत्म किया और फिर मैंने सबमिट करवाई। और दुबई मार्केट प्लेस के अंदर थोड़ा सा मसला ये था कि अपील का जो रिप्लाई था वो बहुत लेट आता था। मैंने सबसे पहले जो अपील जमा करवाई थी वो थोड़ी जेनेरिक थी और उसका रिप्लाई तकरीबन 10 दिन के अंदर आया था, और इस अपील का रिप्लाई 1 महीने के बाद आया था, लेकिन वो सीधा अकाउंट रीइंस्टेट हुआ था। अब मैंने यहाँ से एक जो आइडिया लिया वो ये था कि एक तो प्रोडक्ट की पिक्चर से आप अथेंटिसिटी प्रूव कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी प्रोडक्ट अथेंटिक नहीं है तो अमेज़न ये समझता है कि अगर ये अथेंटिक नहीं है तो हमें बताएं, आपने जिससे खरीदी है हमें एटलीस्ट उसके बारे में बता दें। चाहे वो अथेंटिक नहीं है, हम उस सप्लायर के अगेंस्ट जा सकते हैं, वो जो सप्लायर काउंटरफेट प्रोडक्ट बेच रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ हमें शो करवाएं। अगर इनऑथेंटिक है तो इनऑथेंटिसिटी का भी प्रूफ दें, हमें एटलीस्ट कोई सोर्स शो करवाएं। अब बहुत सारे मैंने अपील की लोगों की जिसके अंदर वो कहते हैं जी हम ड्रॉप शिप कर रहे थे, हमारे पास इनवॉइसेस नहीं है, हमारे पास स्टॉक नहीं है बल्क में। अब अमेज़न कहता है ड्रॉप शिप कर रहे थे ना, हमें उसके डिलीवरी ऑर्डर्स दिखा दें वॉलमार्ट के, आपने जितने ऑर्डर शिप किए उनकी ईमेल आती है वॉलमार्ट की, अब सैम्स क्लब की भी ईमेल आती है, तो वो सारी डिलीवरी ऑर्डर्स की हमें ईमेल्स दिखा दें ताकि हमें एटलीस्ट पता चले कि आपने इतने ऑर्डर्स शिप किए हैं और उनकी ये डिटेल है। तो इस तरह से इस अकाउंट को मैंने रीइंस्टेट किया था और ये तकरीबन इसमें 2 महीने लग गए थे मेरे। जी। अच्छा, अमाउंट क्या चार्ज कर रहे हैं आप लोग कस्टमर्स को? जब असल में जो पहले केसेस थे वो उसमें अमाउंट तो सर्टेन नहीं है, अमाउंट बंदों के हिसाब से हम चार्ज करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जो लोग होते हैं वो इतना देते नहीं है पैसे। जो ओवरसीज होते हैं उनको जितने हम कह देते हैं वो कहते हैं ठीक है इसमें से 100 कम कर लें, 200 कम कर लें। पाकिस्तानी जितने बताते हैं वो उसका 25% कहते हैं ले लें। तो उसमें से भी हमें बाद में पता चलता है कि ये खुद कुछ नहीं है, ये खुद वीए है, और इस 25% में से भी कुछ इनका शेयर है, और वो मतलब चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेट होती हैं। और उस वीए ने भी 3 बंदों को पहले आउटसोर्स किया होता है और अल्टीमेट जो क्लाइंट है वो गोरा ही होता है, मोस्टली यही पता चला।